वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है आखिरी लेक्चर हमारे चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज का, जिसमें आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पिछले लेक्चर्स में हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले यार, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम। हार्ट बीट्स मतलब यार दिल की जो धड़कनें होती है ना, वो कितनी एक पूरी जिंदगी में होती है। तो यार सबसे पहले हम ये एस्टिमेशंस देने वाले हैं कि एक मिनट में 70 हार्ट बीट्स होती हैं। और ये सबको पता होना चाहिए कि यार एक मिनट में आपका दिल है वो 70 बार है ना धड़कता है। ठीक है, तो ये हो गए 70। ठीक है, 70 मिनट्स, 70 हार्ट बीट्स अ मिनट। अब एक घंटे में कितनी आएंगी? तो यार एक घंटे में 60 मिनट है। अब मुझे पता है कि यार एक मिनट में 70 दफा होता है, तो 60 मिनट में कितनी दफा होगा? यार मैं 70 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 70। ठीक है, तो इसका जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा 4200। ठीक है, वो 4200 मेरा क्या हो गया? ये हो गए मेरे हार्ट बीट्स, या जितनी दफा मेरा दिल जो धड़कता है एक घंटे में। ठीक है, ये एक घंटे में। अब यार एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। मुझे पता है यार एक घंटे में ये इतनी दफा 4200 दफा दिल धड़कता है, तो मैं अब है ना 24 घंटे में कितनी दफा, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 24 कर दूंगा। तो जब मैं ये करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 100,800। इसका मतलब क्या है कि यार दिल जो है आपका एक दिन में इतनी दफा है ना धड़कता है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको 365 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यार एक दिन में अगर इतनी दफा धड़कता है तो एक साल में कितनी दफा? मल्टीप्लाई बाय 365 करूंगा, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो ये जब मैं करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36,792,000। ठीक है, तो इसको मैंने रेज कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 36,792,000। तो इसका मतलब क्या है कि यार एक साल में, पूरे एक साल में आपका जो दिल है ना वो इतनी दफा धड़कता है, मतलब इतनी हार्ट बीट्स एक साल में होती हैं। अब हम एक और एस्टिमेट यहाँ पे लेंगे, वो ये है कि यार एक इंसान है ना वो 70 साल लगभग रहता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जितनी भी लिख लें, लेकिन है ना हम 70 एस्टिमेट लेते हैं और इसको हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो होगा 2,575,440,000। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यार आपका जो दिल है, ठीक है, वो अब एक पूरी जिंदगी में, ठीक है, हमने एस्टिमेट लगा दिया, अंदाजा लगा दिया कि यार ये इतनी दफा है ना हार्ट बीट्स होती हैं, इतने दफा आपका दिल है ना धड़कता है पूरी एक जिंदगी में। अब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मोस्टली झूठ ही होगा, लेकिन यार सही आंसर नहीं है। लेकिन ये है ना एस्टिमेट है, इसकी वजह से हमने जो एस्टिमेट वाला है इसकी वजह से ये आंसर सही है। ठीक है, हमने एस्टिमेट मारा है, ये नहीं बोला कि यार एक बंदे के कितने हार्ट बीट्स होते हैं एक ही जिंदगी में। यार वो एक एग्जैक्ट आंसर देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने एक एस्टिमेट लगा दिया और एस्टिमेट से हमारे पास ये आ रहा है आंसर, हार्ट बीट्स इन वन लाइफ टाइम। ठीक है, फिर आगे डिटरमिन द डिमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब ये 2a और 2b दिया हुआ है, अब इसको कर। तो सबसे पहला सवाल है v² ओवर ax, जिसमें v आपकी स्पीड हो गई, a आपकी एक्सेलरेशन और x मतलब आपका डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यार सबसे पहले v² वेलोसिटी का फॉर्मूला यार हमने पढ़ा हुआ है, अगर हम करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसके डिमेंशन हम लिखते हैं तो लेंथ अपॉन टाइम। अब ये वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी का हम स्क्वायर करते हैं तो ये सारी चीजें अब स्क्वायर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में यार हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है उसका हमें पता है, उसका आंसर है, डिमेंशन है l अपॉन टी स्क्वायर।
ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यार हमें पता है जो डिमेंशन है वो डिस्टेंस एल हो गया, ठीक है। तो यार ये टी स्क्वायर हमारे कैंसिल हो गए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे से। फिर बचा यार एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल मल्टीप्लाई बाय एल यार हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ही यहाँ पे हो जाएगा। तो बचा हमारे पास एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास आंसर है ना, हमारे पास नल आता है, ठीक है। इसका कोई डिमेंशन ही नहीं है, तो इसको आप है ना फिर लिखेंगे एज डिमेंशन लेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर पहले वाले का। फिर अब हम आते हैं दूसरे सवाल में जिसमें यार हमारा था ए टी स्क्वायर ओवर टी। अब इसका हमें क्या लिखना है, डिमेंशन लिखना है। तो यार सबसे पहले ए है वो हो गया हमारा एक्सेलरेशन, वो तो बहुत आसान है, उसका हमें पता है एल ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम स्क्वायर वापसी आ गया। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में वापसी में लिख लेंगे टाइम स्क्वायर तो टी स्क्वायर। फिर आ गया टू। यार टू का कोई डिमेंशन नहीं होता, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर से, यार ये डिमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम इग्नोर कर लेंगे। तो बच्चा हमारे पास आखिर में यार ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास आखिर में बस खाली लेंथ ही बचा, और जो इसका डिमेंशन है वो है लेंथ। तो ये हमारे इसके आंसर्स हो गए। ये हमारा था डिमेंशन लेस, ठीक है। यहाँ पे मैं डिमेंशन लेस लिख देता हूँ, और इसका जो आंसर है सेकेंड वाले का वो है खाली एल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इफ a is equal to x square over y square z square, then find the percentage uncertainty in a. The percentage uncertainties in x, y and z are 1%, 1% and 2%। ठीक है, बहुत आसान है यार। हमने रूल्स पढ़े थे आपके अनसर्टेनिटी के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिविजन के। यार जब ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, ठीक है। और साथ में ये जो आपके साथ 2 जो है ना, यहाँ पे 2 ये जो पावर 2 लगी हुई है, हमने ये भी रूल पढ़ा था कि यार जो कोई सी भी पावर लगी हुई है हम उसको है ना पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यार सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है, उसकी हमारे पास क्या हो जाएगी अनसर्टेनिटी 2 मल्टीप्लाई बाय 1%। 1% कहाँ से आया, वो हमारे पास सवाल में दिया हुआ था, और 2 क्योंकि उसकी पावर है उसकी वजह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यार एक्स वाई जी ये सारे है ना एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी वजह से यार ये सारे है ना प्लस या माइनस, ये सारे प्लस ही होंगे, माइनस होंगे भी नहीं, ठीक है। वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर में यार हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या थी 1, और क्योंकि रेज टू द पावर 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1% हो गया। और फिर उसके बाद z है हमारा यहाँ पे, z क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है सिंपल, और उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%, तो ये हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2% हो गया, ये 2% ये 2% ऐड करके आंसर आपके पास आएगा 6%। फाइनल आंसर जो है इसका वो है 6%, ठीक है।
फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r experiences a resistive force F due to the air as it moves through the air speed v. The resistive force is given by the expression ये, where c is a constant. By using dimensions derive the SI base unit of constant c. अच्छा, अब हमें है ना c का है ना यूनिट निकालना है, जो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू सी आर वी, जिसमें यार ये फोर्स है आपका, ठीक है, ये हमारा एक कांस्टेंट है जिसका हमें यूनिट निकालना है। ये हो गया आपका डिस्टेंस या रेडियस, ठीक है, और फिर उसके बाद बचा आपका वेलोसिटी, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि यार क्योंकि हमें सी का यूनिट निकालना है, हम सी को पहले सबसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सारी चीज़ें हम सी को एक साइड पर रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें हम दूसरे साइड पर भेजेंगे। तो ये हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एफ ओवर आर वी हो गया। अब यार एफ जो है, ठीक है, एफ का हमें डिमेंशन लिखना है। तो डिमेंशन एफ की क्या थे यार, एफ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास का केजी था, ठीक है, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है एम और एस माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद रेडियस हमारा हो गया। अच्छा, मैं एस स्क्वायर को है ना इधर ऊपर ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे इधर मैं नीचे लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर में, और फिर उसके बाद आर आ गया। आर क्या है, आर यार डिस्टेंस है, वही मीटर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद वेलोसिटी आ गई मीटर, वो हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल हो गया, ये केजी के एम और एम कैंसिल हो गए, एम यहाँ पे बचा हुआ है, ये एस और एस यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है केजी एम माइनस वन और एस माइनस वन। ये हमारा है ना यूनिट हो गया सी का, बस ये आंसर हो गया। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं केजी एम माइनस वन एस माइनस वन। आप केजी अपॉन एम एस भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन हाँ केजी एम माइनस वन एस माइनस वन वो भी सही है। तो अब द प्रेशर P at depth h in an incompressible fluid of density rho is given by this, ये फॉर्मूला है डेंसिटी का। अब चेक द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। तो यार होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि यार आप लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे प्रेशर है, प्रेशर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये केजी एम एस माइनस टू है, और एरिया हमें पता है यार वो एम स्क्वायर होता है, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मीटर स्क्वायर ही देता है। तो यार इसकी वजह से ये हमारे पास जो यूनिट आ गया ना यहाँ पे, ये हो गया एम यहाँ पे माइनस टू और यहाँ पे माइनस वन। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो गया केजी एम एम माइनस वन एस माइनस टू, ठीक है। फिर आ गया आपका ये लेफ्ट साइड हो गया, उधर हमारे पास क्या यूनिट आ गए, केजी एम माइनस वन एस माइनस वन। अब हम आते हैं राइट साइड पे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, डेंसिटी, रो और एच। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी यार हमें पता है इसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसकी वजह से हमारा जो यूनिट है वो हो गया केजी एम माइनस थ्री। फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हैं हम, रो, ये हमारी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा हुआ है वो है एम एस माइनस टू। और फिर एच है हमारा, एच का भी हमने पढ़ा हुआ है यार, ये जो डिस्टेंस है का मल्टीप्लाई बाय एम कर रहे हैं। तो अब उसकी वजह से यार होगा ये कि यार एम एम ये वन प्लस वन टू हो गया, और यहाँ पे तीन माइनस थ्री है, तो यार ये है ना यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे एम आपके सारे, और ये क्या हो जाएगा आपका एम माइनस वन और एस माइनस टू हमारा बचा हुआ था, ठीक है। हमारा राइट साइड क्या आ गया, के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। हमने लेफ्ट साइड भी पहले के जी एम माइनस वन एस माइनस टू करा था। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो के जी एम माइनस वन एस माइनस टू, दोनों साइड पे यूनिट्स आपके सेम है, तो उसकी वजह से ये सही है, हमने चेक कर लिया। फिर आता है यार एस्टिमेट दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ बैक्टीरियम। हमें क्या चेक करने, कितने नंबर प्रोटॉन्स हैं इन अ बैक्टीरियम में। तो यार हमने बहुत सारे शुरू के जो पहला चैप्टर था या दूसरा लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हमने एस्टिमेशन पढ़ी थी। तो एस्टिमेशन में यार आप ये देखें, ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यार आपने क्या निकालना है कि एक बैक्टीरिया जो है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो अब बहुत आसान है, आप समझे, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा
कि यार जो कोई भी चीज हमारे पास होती है, सारी चीजें, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। और सेल्स में क्या होते हैं? प्रोटॉन। लिविंग सेल्स जो हैं उनमें प्रोटॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एटम से बने हुए होते हैं। तो समझे यार, ये मेरा पूरा एक वो बैक्टीरियम है, और ये छोटे छोटे किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, और इसमें प्रोटॉन्स है। कितने हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे हैं। और अब हम टेबल ऑफ एस्टिमेशन यूज करेंगे कि यार कितने प्रोटॉन है। कैसे? यार ये दिया हुआ है यहाँ पे एक बैक्टीरिया का मास 10⁻⁻15 kg, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ अ प्रोटॉन। अब हमने ये क्या बात की थी कि यार ये जो पूरा बैक्टीरिया है इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही होते हैं और कुछ नहीं होते। तो उसकी वजह से यार हमें यह पता है कि यार मेरा टोटल मास कितना है? 10⁻⁻15। और मेरे एक प्रोटॉन का मास क्या है? 10⁻⁻27। तो जब मैं इन दोनों को वैल्यूज को डिवाइड कर दूंगा तो उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएंगे? मेरे पास ये आ जाएंगे कि कितने प्रोटॉन है। क्योंकि अगर मेरे एक प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27 है, तो मुझे ऐसे कितने प्रोटॉन चाहिए होंगे कि यार मेरा आंसर 10⁻⁻15 टोटल वेट आए। तो ये -15, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस और -27 करेंगे। अगर आपको अपने इंडिसेस के रूल्स याद हो, अगर आपको याद नहीं है तो हमारी प्लेलिस्ट है एक बनी हुई, क्लास 9 चैप्टर 1 इंडिसेस सर्च, वो आप एक दफा देख लें, आपको रिफ्रेशर मिल जाएगा। और ये पूरा है ना, आपको समझ आ जाएगा यार इंडिसेस सर्च कौन से लॉज हैं। अगर आपको याद है तो सही है, 10⁻12 हो गया। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सिर्फ एक बैक्टीरिया में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10⁻12 प्रोटॉन्स। ठीक है, इतने प्रोटॉन्स होते हैं। फिर उसके बाद यार एस्टिमेट दैट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सन। मतलब यार सन जो है, मैं एक सन बनाता हूँ यहाँ पे, ये आप समझे एक सन है। अब यार अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स ऐसे यूं रखता जाऊं, ठीक है, डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल का होता है, ऐसे कितने यहाँ पे आ सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स, ये सवाल है। तो अब हम वापसी उस टेबल में जाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे है ना एक वैल्यू मिसिंग है टेबल में। यहाँ पे है ना डायमीटर ऑफ अर्थ की है ना वैल्यू देनी, डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू देनी चाहिए थी अर्थ और सोलर सिस्टम के बीच में। मैं आपको है ना डायमीटर ऑफ सन बताता हूँ कितना है। सन का जो डायमीटर है वो है 10⁻9। ये है ना टेबल में ये डालना भूल गए, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि यार इतना डायमीटर होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का डायमीटर कितना है? 10⁻⁻10। अब मैंने जैसे आपको डायग्राम बना के बताया था कि यार इतने मुझे ऐसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लाइन अप करने, तो वो कैसे होंगे? तो यार देखें, मुझे पता है कि यार टोटल डिस्टेंस कितना है? डायमीटर 10⁻9, और मुझे एक का पता है, एक एटम का 10⁻⁻10 है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मिल जाएंगे। तो 10⁻9 माइनस माइनस 10, तो इससे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 10, 9 प्लस 10। अगेन वही लॉज ऑफ इंडिसेस के लगे। अब अगर आपको याद नहीं है तो क्लास 9 की हमारी प्लेलिस्ट देख ले मैथ्स की, आपको पूरा समझ आ जाएगा। वहां पे हमने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी दी है। तो आंसर क्या आ गया? 10⁻⁻9, 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10⁻19 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, फिर हम अब आते हैं आखिरी सवाल पे। द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर, ठीक है, इतना करंट पास कर रहा है और इतना रेजिस्टर में रेजिस्टेंस आ रही है, ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है। अब यार पावर हमें देखना है, यार पावर कितनी यूज हो रही है। तो यार अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था पावर का फॉर्मूला क्लास 9 क्लास 10 में कि यार पावर का जो फॉर्मूला वो है I²R। ठीक है, अब हमें पता है कि यार करंट कितना जा रहा था? 3 एम्पेयर, तो हमने 3² किया यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई बाय R, रेजिस्टेंस हमें पता है कितनी है? 13 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो है 117 वॉट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि कितना पावर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 117 वॉट्स। फिर आगे दूसरा सवाल, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। अब यार ये बहुत आसान है। यार परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें निकालनी है, इसमें कितनी है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था यार, वो क्या होगा कि यार आपने अनसर्टेनिटी, ये जो एरर वाला है वैल्यू, वो न्यूमरेटर में लेना है और उसको डिवाइड बाय
एब्सोल्यूट वैल्यू करना है। तो हमारी ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई। फिर इसको हमें मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100%। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ रहा है हमारे पास 3%। तो यार हमारे पास कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, 3%। ये हो गया। फिर उसके बाद फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस। अब यार रेजिस्टेंस में कितनी है हम वही करेंगे वापसी पिछली बार की तरह कि यार हमने वैल्यू ले ली कि यार कितना वो एरर है और उसको डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो 0.5 डिवाइड बाय 13 हो गया और इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। जब ये होगा तो यार हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3.84%। तो यार हमारी कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो गई, 3.84%। ये हो गया यहाँ पे। अब यार ये कह रहा है कि आप निकालोगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है। ये हमारी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जितना जो एरर होता है हमें ये निकालना है पावर में। तो ये कैसे निकालेंगे यार, सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। वो बहुत आसान है निकालना, क्यों, क्योंकि यार हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, वो है, अच्छा हमने पावर का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो मैं लिख लेता हूँ आपसे यहाँ पे, P = I²R। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी में यार हम, अगर आपको रूल्स याद हो, जब पावर आती है तो हम उस पावर, जितनी पावर है उसको हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या है यार, वो है हमारी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है करंट से, तो उसकी वजह से हम दोनों को ऐड कर देंगे। जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम ऐड करेंगे। तो यार 2 हमारी पावर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 3 से। क्यों, क्योंकि यार वो हमारी करंट की क्या थी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3% प्लस आर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यार हम एक ही दफा है ना उसको ऐड करेंगे 3.84%। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है 9.84%। ये कितनी हो गई हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, 9.84%। अब यार हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो यार उसके लिए हमारे पास यार पता है परसेंटेज हमारे पास कितना है, 9.84%। परसेंट को मैं डिवाइड बाय 100 लिख लेता हूँ परसेंट की जगह। ठीक है, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद द एब्सोल्यूट, हमारी वैल्यू जो थी ना, हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्योंकि यार हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है। और आप याद करें कि यार मैंने फॉर्मूला बताया था फ्रैक्शनल का, कि यार फ्रैक्शन जो होता है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होती है, कि आप एरर ले लो और डिवाइड बाय वो वैल्यू कर लो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अब इसमें हम उल्टा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए यार हम फ्रैक्शनल जो अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हम पावर की एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यार हमारे पास आंसर आएगा 11.7 वॉट। तो यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे अब वो होगा 11.7 वॉट। तो ये सॉल्व हो गए हमारे सवाल पर। ठीक है, ये आंसर हो गए, ये वर्किंग हो गई उनकी, और ये है ना, इससे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। तो अगर आपको समझ नहीं है आप लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप हम मैसेज कर लें व्हाट्सएप पे, या फिर है ना कमेंट भी कर दें, हम आपको वापस समझा देंगे, मसला नहीं है।